हेलो, नमस्कार। मैं हूं सोनल गोयल। आई एम 2008 बैच आईएएस ऑफिसर। आई क्लियर्ड सिविल सर्विसेज इन माय सेकंड अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट जो मैंने दिया था उसमें मैंने मेंस लिखा था, बट मेरी इंटरव्यू कॉल नहीं आई थी। तो ये जो सेकंड अटेम्प्ट मैंने 2007 में दिया उसमें आई वॉज सिलेक्टेड और मुझे फिर 2008 में 13th रैंक प्राप्त हुआ। अब अगर मैं मूव करूं कि तब से लेके अब तक, क्योंकि लगभग 12 साल हो गए, तो मैं बताना चाहूँगी कि मेरी जर्नी बहुत मिक्स तरीके की रही है। मेरा काडर त्रिपुरा है। तो मैंने त्रिपुरा में 2009 से लेके जुलाई 2016 तक मैंने वहाँ पे काम किया। वहाँ पे मैं मोस्टली मैं फील्ड में ही रही। सभी पदों पे मुझे कार्य करने का मौका मिला। ट्रेनिंग से लेके मैं एसडीएम भी रही, फिर मैं कमिश्नर भी रही वहाँ कॉरपोरेशन में, और उसके बाद में मैंने एडीसीशिप भी किया। फिर मैं डीएम एंड कलेक्टर भी रही गोमती डिस्ट्रिक्ट में लगभग 2.25 साल के लिए। 2016 जुलाई में मैं यहाँ हरियाणा में आई डेपुटेशन में, और हरियाणा में अब मेरे लगभग 3 साल हो चुके हैं। और अभी फिलहाल मैं गुरुग्राम में एडिशनल सीओ जीएमडीए गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी और सीओ जीएम सीबीएल जो कि सिटी बस सेवा है उसकी इंचार्ज हूँ मैं यहाँ पे। तो ये मेरी जर्नी रही है। अब अगर हम ये बात करें कि जो परीक्षार्थी अब घर पे हैं, अगर हम देखें कि ये लॉकडाउन का समय है, तो लॉकडाउन के समय में हमारे एक लाइफ जो हम देख रहे हैं कि लाइफ थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड हो गई। रिस्ट्रिक्टेड हमें लग रहा है कि हम नॉर्मल लाइफ नहीं जी रहे हैं, लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये एक तरीके से हम अपॉर्चुनिटी की तरह देखें, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स, कि जो हम डिस्ट्रैक्शंस जो नोट करते हैं रूटीन में कि इस तरीके के डिस्ट्रैक्शंस हैं कि कोई पार्टीज हो रही हैं, फैमिली में ओकेजन्स हो रहे हैं, या कुछ ऐसी कंपल्शंस हैं जिसको आपको अटेंड करना ही करना है, उस तरीके का कुछ भी इस वक्त ऑलमोस्ट नहीं है। तो यू कैन बेस्ट मैनेज योर टाइम, यू कैन फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू अचीव। आप अपना टारगेटेड अप्रोच से इस टाइम को यूटिलाइज करें। वी नो एग्जाम्स काफ़ी पोस्टपोन हो गए हैं। अभी रिसेंटली लास्ट 2 महीने में जो शेड्यूल थे वो ये भी पोस्टपोन भी हो गए हैं, बट स्टिल आई वुड से कि यू यूटिलाइज दिस टाइम फॉर योर सेल्फ स्टडी, फॉर योर रिविजन, राइट। सो इफ आई ब्रीफली डिस्कस कि मैंने कैसे किया, या मतलब हम कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो बात यह है कि सिलेबस जो है वो सिलेबस हमारा क्लियर होना चाहिए। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपने रूम में, जो मेरा स्टडी रूम था, आई हैड एक्चुअली मेड सेपरेट काइंड ऑफ सिलेबस को अपने हाथ से लिखा। मतलब इवन दो प्रिंटेड तो हमें मिल ही जाते हैं, बट वॉट आई डिड वॉज कि ईच सब्जेक्ट फॉर प्रीलिम्स, ईच सब्जेक्ट फॉर मेंस आई हैड सेग्रीगेटेड, और उसको हर टॉपिक, क्योंकि हर टॉपिक जो आपका सिलेबस में लिखा है वो इम्पॉर्टेंट है। यू कैन नॉट इग्नोर इवन अ सिंगल वर्ड विच इज मैंशनड इन द सिलेबस ऑफ द नोटिफिकेशन ऑफ द यूपीएससी, राइट। तो वो आपको पूरा क्लियर होना चाहिए क्या सिलेबस है। फिर आप उसके हिसाब से देखेंगे कि कुछ टॉपिक्स तो सेम होते हैं, so some topics are overlapping in prelims and mains, and some topics are different। और मेंस में क्योंकि हमारा ऑप्शनल एक है, जब मैं अभी एक ऑप्शनल है, जब मैंने एग्जाम दिया था उस टाइम में वी हैड 2 ऑप्शनल्स। सो मैंने 2 ऑप्शनल्स लिए थे। एक कॉमर्स था क्योंकि मैं CS LLB हूँ, तो और कॉमर्स में मेरा ग्रेजुएशन श्रीराम कॉलेज से किया, तो दैट वाज इजियर फॉर मी इन दैट टर्म्स टू हैव दैट बेसिक नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। और दूसरा ऑप्शनल मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिया, क्योंकि मैंने जब उसका सिलेबस देखा तो मुझे लगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मैं आज भी अगर पढ़ती हूँ तो कल भी मुझे ये अपनी नौकरी में, अपनी सर्विस में ये हेल्प करेगा, और जो कि एक्चुअली कर भी रहा है। तो इस तरीके से आप अपना ऑप्शनल देखें, आपको ऑप्शनल क्या रखना है। और जीएस के अभी जैसे 4 पेपर हो गए, मेरे टाइम में इट वाज वी हैड 2 पेपर्स, तो अभी जो 4 पेपर हो गए हैं, तो उसको भी हमें देखना होगा कि आपके 4 जो पेपर्स हैं उसके सब्जेक्ट्स की आप कैसे तैयारी कर रहे हैं। मेक योर ओन नोट्स, डू योर इंटेंसिव स्टडी। तो हमारा जो भी टाइम फ्रेम हम रखते हैं उसमें रिपीटेड रिविजन्स को ज़रूर हम ध्यान दें, रिपीटेड रिविजन्स को फोकस करें। हमारा जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, बहुत ज़्यादा पीछे मैं नहीं सजेस्ट करूँगी, बट लास्ट 3 ईयर्स आई थिंक इज सफिशेंट। सो लास्ट 3 साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उसको हम देख लें। लास्ट 3 साल के क्वेश्चन पेपर्स का एक बार थोड़ा निचोड़ लगा लें। बहुत रेयर होता है कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बट समटाइम्स दे कैरी द थीम्स, मतलब नॉट इफ नॉट द क्वेश्चंस डायरेक्टली, बट दे कैन कैरी द थीम्स। सो दैट इज द रीजन आई एम सेइंग कि आपको थोड़ा सा आइडिया भी लगेगा
अगर आप पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर्स देखोगे, और साथ ही साथ अपने खुद के नोट्स जो हैं उसको हैंडी रखो फॉर द पर्पस ऑफ रिवीजन। और रिवीजन के साथ साथ अगर आप सपोज जैसे कहीं, क्योंकि आजकल कैंडिडेट्स बहुत अपना घर छोड़ के दे आर कमिंग टू डिफरेंट प्लेसेस ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल। हालांकि मेरे टाइम में मैंने बहुत ज़्यादा कोचिंग नहीं ली, आई वॉज मोर और लेस डूइंग माई सेल्फ स्टडी। बट अगर आप वो भी कर रहे हैं तो ग्रुप स्टडीज़ का फ़ायदा उठाइए। ग्रुप स्टडीज़ के अंदर आपके जो फ्रेंड सर्कल हैं उसके जो भी आपको डिफ़िकल्ट टॉपिक लगता है उसके बारे में आप लोग अपने आपस में डिस्कशन करो। इंटरव्यूज़ में मॉक इंटरव्यूज़ जो होते हैं ग्रुप्स के अंदर वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। यू नो योर फ्रेंड्स ऑल्सो और योर सीनियर कलीग्स ऑल्सो कैन टेल यू कि वेयर यू आर लैकिंग, वो आपको फीडबैक भी दे सकते हैं। मेरे टाइम में भी मैंने कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ में मॉक इंटरव्यूज़ मैंने किए। और अगर हम इसकी बात करें जो हमारा ओवरऑल जो एक पैटर्न है सिविल सर्विसेज का, तो वो यही है कि हमारा जो इनर स्ट्रेंथ है और हमारा जो एक स्ट्रेस के अंदर परफॉर्म करने का जो एबिलिटी है वही ये एग्ज़ाम टेस्ट करता है। इसीलिए हम सब सुनते हैं कि सिविल सर्विसेज इज़ द मदर ऑफ ऑल एग्जामिनेशंस इन आवर कंट्री, जो कि आज तक भी बहुत वैलिड है। आज तक भी इस एग्ज़ाम से टफ कोई एग्ज़ाम नहीं है। तो हम उसमें जो स्ट्रेंथ अपनी दिखा रहे हैं वही स्ट्रेंथ हमें आगे फील्ड में भी काम आएगी। सो दिस इज़ द रीज़न वाई आई एम सेइंग इज़ दैट यू शुड हैव योर फोकस्ड प्लान, यू शुड हैव अ स्ट्रेटजी। और आप अगर ग्रुप्स में हैं तो ग्रुप्स में एक दूसरे की मदद कीजिए। अब बात आती है, कई लोग पूछते हैं मेरे से टाइम मैनेजमेंट के बारे में। तो एवरीबडी हैज़ 24 आवर्स एंड 7 डेज इन अ वीक। सो 24/7 अगर एक हफ्ता है, सबके पास वही टाइम है। सबको उसी टाइम में अपना सिलेबस भी कवर करना है। सबको अपने यू हैव टू परफॉर्म एज बेटर एज यू कैन। सो वॉट आई वुड सजेस्ट इज दैट टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप जैसे ये मान के चलो कि 12 से 13 घंटे मिनिमम पर डे आपको पढ़ने पड़ेंगे। दिस इज़ फॉर श्योर फॉर मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। और अगर हम ये लगा दें कि 7 to 8 आवर्स यू नीड फॉर योर स्लीप एंड यू नीड फॉर योर मेडिटेशन, तो उसको हटा के हमारे पास बचते हैं 3 से 4 घंटे, जिसके अंदर वी शुड फोकस ऑन आवर मेंटल हेल्थ, वी शुड फोकस ऑन आवर फूड, क्योंकि हमें खाना भी खाना है। हमें थोड़ा सा we have to spend time, little bit of our time with our family. We have to relax our mind. We can devote some time to the hobby or anything which makes us feel relaxed, तो उन सब चीज़ों में भी हमें टाइम डिवोट करना है। तो 12 से 13 या 14 घंटे हमें पढ़ाई के लिए रखने हैं एक दिन में। 7 से 8 घंटे हमें रखने हैं अपनी रेस्ट के लिए, अपनी स्लीप के लिए। और जो बाकी टाइम है उसमें हमें अपना नहाना, अपना खाना and whatever daily activities and the hobbies which you enjoy for relaxing yourself, that you have to keep. and this is not difficult. एक बार अगर आपका रूटीन सेट हो जाता है तो रूटीन बहुत अच्छे से आपको कोऑपरेट करता है। और अल्टीमेटली अगर आपको ये लगता है कि भाई इसमें कोई चेंज करना है, तो यू आर योर ओन बेस्ट जज, आई वुड से। मतलब हमें कई बार लगता है कि पता नहीं उन्होंने क्या किया होगा। देखो फ्रैंकली अगर मैं अपने केस के बारे में बताऊं, आई एम द फर्स्ट पर्सन टू एंटर इन ब्यूरोक्रेसी फ्रॉम माई फैमिली। मेरी फैमिली में कोई ब्यूरोक्रेसी में नहीं था मेरे आने से पहले। मैंने ये सोचा तो मेरे आसपास में, क्योंकि मैं अपनी फैमिली में अपने घर पे रह के ही पढ़ाई कर रही थी, आई वॉज नॉट स्टेइंग इन एनी हॉस्टल या मैं उस पीजी में नहीं रह रही थी, मैं अपने घर पे ही रह के पढ़ाई कर रही थी। तो उतना ज़्यादा कई बार ऐसे लगता था अकेले रह के कि पता नहीं मैं ठीक कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, आगे क्या होगा। यू गेट डिप्रेस्ड, यू गेट डीमोटिवेटेड। बट इन दी एंड आपका जो इनर फीलिंग है, इनर जो गट है ना, जो आपको ओनली यू कैन जज व्हाट इज़ गुड फॉर यू योर ओन सेल्फ। सो दैट विल ओनली गाइड यू। आई डोंट थिंक कि कोई बाहर वाला आके आपको सजेस्ट तो कर देगा, बट फाइनल डिसीजन आपका खुद का ही है कि भाई हाँ ये चीज़ हमारे लिए ठीक है या ये चीज़ हमारे लिए ठीक नहीं है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आपको कई बार फैमिली सोसाइटी से उल्हाने भी मिलेंगे। पीपल विल से कि ही और शी डज नॉट मीट अस, या ये तो सेल्फिश हो गए हैं, दे आर नॉट मीटिंग अस। वो आप सोशल ओकेजन्स पे नहीं जाओगे तो आपको थोड़ा बॉयकॉट भी हो सकता है, आपको सुनने में मिलेगा। बट आई थिंक
ये जो छोटे से सेक्रीफाइसेस हैं, ये सेक्रीफाइसेस हम खुद के लिए कर रहे हैं, ये सेक्रीफाइसेस हम समाज के लिए कर रहे हैं। और कल को ये समाज, जब आप एक मुकाम पे पहुंचेंगे, जब आप एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे पहुंचेंगे, कल को यही समाज आपके पास आके और आपको उतनी ही रिस्पेक्ट देगा जितनी आपने कभी सोचा भी होगा। तो आई थिंक इट इज़ द डिटर्मिनेशन एंड इट इज़ योर पैशनेट एफर्ट्स एंड विद द बिलीफ इन योर सेल्फ जो कि आपको गाइड करता है। तो मैं अगर इसकी टाइम मैनेजमेंट की बात करूं तो आई वुड से कि जैसे जो भी पैटर्न होता है एग्जाम का, उसके हिसाब से आप अपने वीकली टारगेट्स, मंथली टारगेट्स ये फिक्स करो और उसको फिर ट्रांसलेट कीजिए डेली टारगेट्स में। सपोज आपको एक मंथ में ये चीज़ें कवर करनी है तो आप उसको ब्रेक करोगे वीक के अंदर, और अगर वीक में ये कवर करना है तो आप उसको कवर करोगे डे के अंदर। और अगर हम सिविल सर्विसेज की बात करें तो डेली यू हैव टू डिवोट टाइम टू द करंट अफेयर्स, देयर इज नो एस्केप। डेली यू हैव टू गिव टाइम टू योर जनरल स्टडीज, डेली यू हैव टू गिव टाइम टू योर रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर्स और कुछ मैगजीन। जैसे अगर हम मैगजीन्स की, न्यूज़पेपर्स की बात करें तो हिंदू है जो कि पढ़ना काइंड ऑफ मैंडेटरी होता है। देन वी ऑल्सो हैव टू रीड आवर मैगजीन्स लाइक योजना, कुरुक्षेत्र, फ्रंट लाइन भी रिकमेंड की जाती है। और अगर हम बात करें कि तैयारी में बुक्स की एक नींव या फाउंडेशन कहाँ से रखी जाती है, तो एनसीईआरटी बुक्स जो हैं, सो एनसीईआरटी बुक्स फ्रॉम क्लास 6 to 12 दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी सब्जेक्ट, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सिविक पॉलिटी हो, साइंस हो। सो रीड ऑल दोज एनसीईआरटी बुक्स एंड आई विल टेल यू फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, कुछ तो क्वेश्चन आपको लगेगा भी नहीं कि वो आपके से पूछे भी जा सकते हैं प्रीलिम्स में। एंड सम क्वेश्चंस दे हैव आस्क्ड ड्यूरिंग माय टाइम फ्रॉम द एनसीईआरटी। चाहे 2 क्वेश्चन आए, लेकिन हमारे सिविल सर्विसेज तो ऐसा एग्जाम है ना जिसमें आपका मतलब पॉइंट्स में भी जो मार्क्स हैं, परसेंटाइल भी, इट मेक्स अ डिफरेंस। सो यू कांट टेक अ रिस्क विद इवन अ सिंगल मार्क। तो एनसीईआरटीज का ग्रास्प अच्छी तरह होना चाहिए। न्यूज़पेपर्स आपको पढ़ने हैं, मैगजीन्स रोज पढ़नी है, साथ ही साथ में आपको जीएस पे टाइम डिवोट करना है, और फिर आपको ऑप्शनल पे भी ध्यान देना है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको टाइम मैनेज करना है। आपको मंथली, वीकली, डेली एंड इफ पॉसिबल आवरली, जब आपका सपोज प्रीलिम्स में 1 हफ्ता रह जाता है या 15 दिन रह जाते हैं, तो ये जो टारगेट हो जाते हैं, दे कन्वर्ट टू द डेली टारगेट एंड डेली टारगेट्स कन्वर्ट टू द आवरली टारगेट। भाई इस अगले 1 घंटे में मुझे ये करना है, अगले दूसरे घंटे में मुझे ये करना है। एंड देन ऑफ कोर्स जो आपके रिवीजन के जो नोट्स होंगे ना, जो दे ओनली बिकम हैंडी, क्योंकि यू कांट रीड द होल बुक्स ड्यूरिंग द एंड टाइम। तो आपको अपना जो आपने जो नोट्स बनाए हैं या जिस भी फॉर्म में आप कंफर्टेबल है ना, आप उसको देखिए एंड दैट विल ओनली हेल्प यू। साथ ही साथ अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें। हम ऐसा कुछ भी ना खाएं, हम ऐसा कुछ भी बाहर का ना खाएं या इवन घर का भी जिससे देख के हमें जिसको खा के हमें कोई प्रॉब्लम हो। आवर हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा फील होता है, ट्राई एंड प्रैक्टिस योगा, मेडिटेशन, या जिस भी चीज़ से आप रिलैक्स हो। म्यूज़िक, जैसे मेरे टाइम में आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, आई एम स्टिल फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक। तो मैं रात को, क्योंकि मेरा उस टाइम में जो पैटर्न था, मैं पूरी रात को पढ़ती थी और मैं सुबह सोती थी। तो मॉर्निंग 7 o'clock आई वुड स्लीप फॉर 4-5 hours। सुबह 7 बजे सो के और मैं 12 बजे तक सोती थी। फिर मैं उठती थी, आई वुड हैव बाथ एंड देन लंच एंड देन आई वुड रिज्यूम माई स्टडी। पूरी रात में जब पढ़ाई करती थी तो उस टाइम में मेरे आई यूज टू हैव सम म्यूजिक विद मी इन माई ईयर। बीच बीच में मैं उसको चलाती थी, बंद करती थी। तो क्योंकि अगर नींद आ रही है या बोर हो रहे हो पूरी रात में, क्योंकि बिल्कुल सन्नाटा है, कोई हलचल नहीं है, तो यू ऑल्सो फील कि मतलब क्या हो रहा है। और ये जो सस्टेन करना, इस पूरे प्रोसेस को सस्टेन करना 2 से 3 साल के लिए, दैट इज़ नॉट ईजी। तो उसके लिए आपको खुद खुश भी रहना पड़ता है, आपको खुद पॉजिटिव भी रहना पड़ेगा। अगर आप खुद डिप्रेस हो जाओगे, जो कि ऑब्वियसली वी आर ऑल ह्यूमंस, वी ऑल टेंड टू हैव आवर मूड स्विंग्स। तो ये जो चीज़ है इसको हमें हैंडल करना है। ईट हेल्दी, डू सम रिलैक्सेशन इन बिटवीन। आपको फ्रेंड से बात करनी है, फ्रेंड से बात करो, उनसे मिल भी सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो टाइम है, वो टाइम की इम्पोर्टेंस आपकी खुद की है, और वो टाइम की इम्पोर्टेंस आप खुद बेस्ट जज हो कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो एक क्वेश्चन आया है मेरे पास, धीरज, जो कह रहे हैं कि हाउ टू मैनेज जॉब विद द स्टडी। तो धीरज, मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसे
यू हैव टू प्रायोरिटाइज, मतलब आपका किस तरीके का जॉब है। तो आप जो जॉब कर रहे हो, प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हो या गवर्नमेंट सेक्टर में कर रहे हो, वहां पे कितने आवर्स डिमांडिंग हैं ये आपको देखना पड़ेगा। अगर तो आपको ये लगता है कि आपने 2 साल सिविल सर्विसेज के लिए ही देने हैं, दैट इज योर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्राइटेरिया एंड यू हैव टू गिव योर 100% एफर्ट, देन आई वुड सजेस्ट कि आपके थोड़े से जो ऑफिस जाने के टाइम है या जो वर्क आवर्स हैं वो थोड़े से लिमिटेड रहें, एटलीस्ट फॉर 1 ईयर, तो इट वुड बी बेटर। बिकॉज आई हैव सीन पीपल, मतलब मेरे केस में तो ये था कि इट वॉज अ पार्ट टाइम जॉब बिकॉज आई वॉज डूइंग लॉ ऑल्सो। तो मेरे टाइम में आई वॉज नॉट रिक्वायर्ड टू गो एवरी डे, इट वॉज वंस अ वीक और सो या ट्वाइस अ वीक। तो आपका अगर जॉब इस तरीके से है कि आपको रोज नहीं जाना पड़ रहा, तब तो आपका इजीली मैनेज हो जाएगा। लेकिन अगर आपको रोज जाना पड़ रहा है तो आपको आपका जो डे का शेड्यूल है ना, उसमें से आपको डिवाइड करना पड़ेगा टाइम। और दूसरी बात यह है कि फिर ऐसा भी होता था कि जैसे मेरा जो ट्रैवल टाइम होता था, जो आई यूज टू ट्रैवल इन अ मेट्रो और अ बस, तो उस ट्रैवल टाइम में मैं पढ़ लिया करती थी न्यूज़पेपर या मैगजीन। तो एक तरीके से वो जो ट्रैवल टाइम है, उस ट्रैवल टाइम में भी आई यूज टू टेक एडवांटेज इन द सेंस कि थोड़ा सा उस दिन का न्यूज़पेपर पढ़ लिया, मैगजीन पढ़ ली, या कुछ रिवाइज करना है तो वो अपनी कॉपी रखी साथ में और वो कर ली। तो इस तरीके से एवरीबडी हैज़ टू थिंक एंड दैट टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो one lady, I think Nimmi Pandey, is asking, ma'am, are you happy with your job? Your contemporary might have been working abroad. Very nice. So Nimmi, I would like to say I am very much satisfied. I am very happy. मैं शायद बीच में अपनी स्पीच में ये बात बोलना भूल गई कि I always believe that you should love what you do and you should do what you love, right? तो मैं सिविल सर्विसेज में आई ही इसीलिए थी क्योंकि मुझे लोगों के साथ काम करना था, मुझे लोगों के लिए काम करना था। And those so-called foreign locations have never, mesmerized me कि मुझे बाहर रह के for that matter काम करना है। तो फॉरेन कंट्री की अगर बात करें तो सिविल सर्विसेज में भी वी हैव इंडियन फॉरेन सर्विस ऑल्सो, जिसमें आप यू आर सर्विंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सो बट फॉर मी पर्सनली आई एम वेरी हैप्पी। और मेरे कंटेम्प्रेरीज आई डू अग्री कि वो दे आर डूइंग, मेरे कॉलेज के जो बैचमेट्स हैं, मेरे स्कूल के जो बैचमेट्स हैं, many of them are now entrepreneurs, they are having their own industries, they are employment generators, some are settled abroad, बहुत अच्छी प्रोफाइल्स में हैं, CEO भी हैं अपने ऑर्गेनाइजेशंस में। तो बट आई वुड से दैट इट इज़ बेसिकली योर ओन प्रेफरेंस। और मेरे केस में तो मुझे नहीं लगता कि सिविल सर्विसेज से बेटर इस वक्त मेरे लिए कोई प्रोफाइल हो सकता था। बिकॉज ये जो लास्ट के 12 साल में मैंने अलग अलग डाइवर्स कंडीशंस में काम किया, त्रिपुरा में मैंने जो काम किया, फिर मैंने हरियाणा में आके जो काम किया, जो मुझे मौका मिला, जो चांस मिला, आई थिंक नो अदर सर्विस इन दिस कंट्री इज गिविंग दैट प्लेटफॉर्म। आई वुड स्टिल हैव सम मेमोरीज ऑफ त्रिपुरा, जिसमें उस टाइम में 2009-10 में जब मैं ट्रेनिंग में थी और उसके बाद जब मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हुई 2010-11 में मैं SDM थी, तो उस टाइम में भी कुछ इलाके ऐसे थे कि जहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन रहती थी, ट्राइबल पॉपुलेशन, बट स्टिल आई वुड मूव अलॉन्ग विद माई टीम। फिर कुछ रास्ता ऐसा आता था कि जहाँ पे गाड़ी नहीं जा सकती थी, तो हम लोग 10-10, 12-12 किलोमीटर चल के सुबह जाते थे और वहाँ पूरा दिन कैंप करते थे उन ट्राइबल्स के बीच में। वो लोग जो अपनी दिक्कत बताते थे, प्रॉब्लम बताते थे, वी यूज टू हैव आवर एडमिनिस्ट्रेटिव कैंप्स देयर, और वो ख़त्म करके फिर हम रात को वापस आते थे। और कुछ लोकेशंस पे ऐसा भी होता था कि इवनिंग में मूव नहीं कर सकते, तो इवन वी स्टेड सो दिस काइंड ऑफ फीलिंग, दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, आई डोंट थिंक नो अदर सर्विस कैन गिव इन आवर कंट्री। सो आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। येस। So Kiran is writing, ma'am, you are an aspiration for every aspirant. Thank you so much, Kiran. My best wishes to all of you. Somebody is asking, ma'am, how are you managing with kids? So nice question. So I have my 2 kids. So my daughter is 7 years old and my son is now 1 year old. So I would say that I have been very lucky and fortunate टू हैव अ वेरी सपोर्टिव फैमिली। जब मैं तैयारी कर रही थी तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे फादर मदर ने बहुत सपोर्ट किया। एंड नाउ माई हस्बैंड हु इज़ एन IRS ऑफिसर, ही इज़ इन IRS कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज, ही इज़ हेल्पिंग मी अ लॉट। और मेरे दोनों ही बच्चे दे आर वेरी कोऑपरेटिव। हो सकता है शायद जब से वो उनका बर्थ होता है या इवन उससे पहले से दे गेट दैट फीलिंग दैट मम्मा हैज़ सम कंपल्शंस
and she has that kind of a schedule that we can't be, you know, that demanding as the other kids can be. So if I compare them to their siblings, they are very accommodative and they are very sweet, and they, in fact, they support me, और I am quite fortunate. And but of course एक बात तो है कि being a, you know, lady officers, there are many things which we have to manage, whether it is motherhood, whether it is taking care of the family responsibilities. So there are some things which only a lady has to do. तो मुझे लगता है, but God gives us that grace, God gives us that strength, and ultimately the systems, जो हम bureaucratic systems में जो काम करते हैं, वहाँ भी हमें पूरा support मिलता है, जिसकी वजह से I think we are able to manage these things. Yeah. So somebody is asking this, yeah, हिंदी मीडियम के लिए कुछ सजेस्ट कीजिए. तो हिंदी मीडियम बेसिकली देखिए, मेरा तो इंग्लिश मीडियम ही था. आई वॉज इन दी इंग्लिश मीडियम ओनली. हिंदी मीडियम के लिए बेसिकली यही है कि आपका खुद का जिस सब्जेक्ट के ऊपर कमांड है वही ऑप्शनल आप लेंगे, क्योंकि मेंस में बेसिकली मैटर करेगा. यू नो, मीडियम इंग्लिश और हिंदी डज नॉट मैटर मच. इट डज नॉट मैटर मच इन प्रीलिम्स एंड इट डज नॉट मैटर मच इन इंटरव्यू. बट मेंस जो है, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप कौन सा मीडियम ले रहे हो. तो देर आर सम सब्जेक्ट्स लाइक संस्कृत है, हिंदी है, जो कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा इजी रहता है. तो आप उस तरीके का ऑप्शनल चूज़ कीजिए जो यू नो जिसमें आप कंफर्टेबल हो और जो आपको लगता है जिसमें आप अच्छे अपना एक्सप्रेशन कर पाएंगे. मेंस इज बेसिकली एन एक्सप्रेशन ऑफ योर ओन यू नो एनालिसिस इन द माइंड. सो वो जिसमें आप कर सकते हो वो आप लीजिए, है ना. somebody is asking मैम टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ करें, राइट. सो यू नो, जो टेक्नोलॉजी आज अवेलेबल है कैंडिडेट्स के पास में, दिस टेक्नोलॉजी वॉज नॉट अवेलेबल एट आवर टाइम. आई मीन इट वॉज देयर बट टू अ वेरी लिमिटेड एक्सटेंट. आज तो इतना, जैसे आज मेरे साथ में इतने कैंडिडेट्स जो हैं इंस्टाग्राम पे हैं. इंस्टाग्राम हमारे टाइम पे तो था ही नहीं. वी डिड नॉट इवन हैड फेसबुक, वी डिड नॉट हैव ट्विटर. तो हमारा जो इंटरनेट भी था वो भी बहुत कम मिला करता था, क्योंकि फ़ोन्स ही नहीं होते थे इंडिपेंडेंट. हमारे पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं थे. आई रिमेंबर आई वॉज शेयरिंग मोबाइल फ़ोन विद माई सिस्टर. वो भी इसलिए क्योंकि हम लोग बाहर ट्रैवल करते थे, तो पेरेंट्स को ये कई बार ये रहता था कि बच्चे घर पे टाइम पे आ जाएं, कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है तो वो कम्युनिकेट हो जाए. तो इट वॉज अ शेयर्ड मोबाइल एट दैट टाइम, यू नो. और आज तो बहुत सिचुएशन चेंज हो गई, तो टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो गई है और बहुत यूज़ भी हो रहा है. यू आर गेटिंग ऑनलाइन सेशंस फॉर योर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन. स्टडी मटेरियल बहुत सारा अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है. यू हैव एवरीथिंग अवेलेबल ऑन दी गूगल करते हो, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है. बट आई वुड से कि इसको अपनी डिसएडवांटेज के लिए मत करना यूज़. जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो बच्चे सीरियसली तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, दे शुड स्पेंड द लीस्ट टाइम ऑन सोशल मीडिया. सोशल मीडिया अभी आप लोगों के लिए उतना रेलिवेंट नहीं है. आप लोग अपना मुकाम हासिल करो लाइफ में. आप लोग अपना एक यू नो सोसाइटी को बताओ कि यू आर सो एंड सो, आपने ये करके दिखाया है, और उसके बाद सोसाइटी आपको खुद अप्रोच करेगी. राइट नाउ आई डोंट थिंक यू शुड स्पेंड मोर टाइम ऑन सोशल मीडिया. ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, डोंट डिपेंड मच ऑन देम. डू योर ओन स्टडी. इन सब डिस्ट्रैक्शन से जो है आप दूर ही रहो. जितना दूर रहे आई थिंक दैट इज बेटर. या somebody is asking any special tips for interview. Yeah, so interview में I would say that you know you should be your own self. तो मैं अगर अपने इंटरव्यू की बात करूँ तो मेरा इंटरव्यू था, चेयरमैन सर थे मिस्टर डीपी अग्रवाल. डीपी अग्रवाल सर बाद में फिर यूपीएससी के चेयरमैन रिटायर हुए हैं, और उस टाइम में उनका विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, डीपी अग्रवाल सर का बोर्ड वाज द वन ऑफ द टफेस्ट बोर्ड्स. उस टाइम में जो हम सिविल सर्विस की जब तैयारी करते थे तो ये कहते थे कि उनका बोर्ड आएगा तो इट इज़ गोइंग टू बी टफ. तो जब मेरे को सुबह वहाँ जाके यूपीएससी में जाके पता लगा कि मेरा इंटरव्यू सर के अंडर है, तो शुरुआत में तो मैं थोड़ा सा एप्रीहेंसिव हो गई, बट देन आई मतलब टुक माई ओन कंट्रोल. फिर मैंने सोचा कि जब कुछ मेहनत करके अब इस स्टेज तक आए हैं, यू नो मेंस क्लियर कर लिया और इंटरव्यू तक आए हैं, तो कुछ मेहनत करके आए हैं, तो डेफिनेटली कुछ तो होगा कि ईश्वर ने यहाँ तक पहुँचाया है. तो अपना जो भी आता है वो मैं बताऊँगी, और नहीं आता तो मैं कह दूँगी सर आई एम सॉरी, आई एम नॉट अवेयर ऑफ.
इस माइंडसेट से मैं अंदर गई। जब मैं अंदर गई तो मुझे बहुत ही एक सीरियस टाइप ऑफ एनवायरनमेंट दिखा इंटरव्यू का, बहुत सीरियस एंड टोटली प्रोफेशनल काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट। देयर वाज अ वन लेडी आल्सो मेंबर ऑफ द बोर्ड, और उन्होंने फिर मेरा इंटरव्यू लगभग 35 मिनट का इंटरव्यू लिया और बहुत अलग अलग तरीके के उन्होंने सवाल पूछे। उन्होंने एक सवाल ये भी पूछा कि आपकी एजुकेशन दिल्ली से हुई है, तो आप को कैसा लगता है कि हाउ डू यू विजुअलाइज योर सेल्फ वर्किंग इन अ रूरल एनवायरनमेंट अगर आपका आईएएस में सिलेक्शन होता है। तो मैंने बहुत हम्बली जवाब दिया कि सर ये बात मुझे अच्छी तरह पता है कि चाहे मुझे आईएएस मिले, आईपीएस मिले, या फॉर दैट मैटर अदर काइंड ऑफ सर्विसेज, सो आई मे बी पोस्टेड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री एंड आई रियली वॉन्ट टू डू सर्विस टू द पीपल इन एनी पार्ट, इसीलिए मैं सिविल सर्विसेज में आ रही हूँ। अदरवाइज तो मेरा प्रोफेशनली तो मैं CSLLB, मैं उस टाइम में मेरा लॉ भी क्लियर हो गया था, तो आई वॉज ऑलरेडी अ CSLLB। तो मैंने अदरवाइज बताया कि अदरवाइज तो सर प्राइवेट सेक्टर में मैं आज भी जा सकती हूँ, बट सोसाइटी के लिए कुछ करना है, इसलिए मैं इसमें आई हूँ। तो उन्होंने फिर अप्रिशिएट भी किया उसे। और तो इंटरव्यू के बारे में अगर मैं बताऊँ तो इंटरव्यू में आपको नेचुरल होना चाहिए, मतलब यू शुड बी नेचुरल, यू डोंट ट्राई टू ब्लफ, क्योंकि वो जो 5 लोग बैठे हैं जो इंटरव्यू ले रहे हैं, दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड पीपल, यू नो, डोंट ट्राई टू फूल देम, दे वुड नो बहुत कुछ जो आपको शायद जिसका ए भी नहीं पता होगा, उनको पूरा उनका जेड के भी बियॉन्ड पता होगा, राइट। डोंट ब्लफ एंड बी नेचुरल। और अगर किसी सवाल का नहीं जवाब पता है तो कोई घबराने की बात नहीं है, जस्ट से सर और मैडम आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट, या मुझे इस बारे में नहीं पता है, बट मैं डेफिनेटली इसके बारे में आई वुड टेक इन्फॉर्मेशन and I will update myself. Just submit humbly and be natural, right? Somebody is asking कितने टाइम पढ़ाई करें, तो it depends individually. For my own case, मैंने I think 15-16 घंटे मैंने on an average दिए हैं, और इतना अगर आप इतना नहीं भी दे रहे हैं तो 10 से 12 घंटे I have not seen कि 10 से 12 घंटे से कम में यू नो पीपल आर क्लियरिंग सिविल सर्विसेज, बहुत कम होता है। बट ये है कि मोर देन क्वांटिटी इट इज़ अ क्वालिटी, ऑफ कोर्स। मतलब ऐसा भी नहीं कि आप पढ़ रहे हो लेकिन आपको समझ भी नहीं आ रहा, मतलब यू आर सो एग्जॉस्टेड दैट यू आर नॉट एबल टू रिकलेक्ट, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सो द थिंग इज़ कि योर क्वालिटी ऑफ टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट, नॉट द क्वान्टिटी। जो आप टाइम पढ़ रहे हो उसके अंदर आपको ये होना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। So somebody is asking, अंकित भारद्वाज, मैम IAS ऑफिसर्स पे पॉलिटिकल प्रेशर्स होते हैं या नहीं, राइट। सो यू नो वी आर वर्किंग इन अ सिस्टम वेयर वी आर हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ पैराफर्नेलिया। एक टाइम में पॉलिटिकल लीडरशिप है, एक टाइम में एक जगह में मीडिया है, एक टाइम में सिविल सोसाइटी NGOs का ग्रुप है, एक टाइम में जुडिशरी है, एक टाइम में हमारे सिटीजन्स हैं। तो ये सारे जो स्टेक होल्डर ग्रुप है ना, आई वुड से यू नो दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर सिस्टम, एंड ये जो पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर सिस्टम है ना, आई हैव नेवर टेकन देम नेगेटिवली। एंड मुझे फ्रैंकली यही लगता है कि सबको क्या है कि सोसाइटी का ही बेनिफिट चाहिए, बट ऑफ कोर्स सम पीपल हैव देयर ओन सेल्फिश इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑल्सो, बट मोर और लेस आई वुड से दैट पॉलिटिशियंस आर नॉट बैड, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग एंड दे ऑल्सो वॉन्ट टू डू समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी। तो कई बार कन्फ्लिक्ट क्यों हो जाता है कि कई बार कन्फ्लिक्ट कुछ चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग में भी हो जाता है, यू नो, दे वांट टू डू द थिंग दिस वे, यू वांट टू डू द थिंग दैट वे। तो अ डायलॉग और काइंड ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, यू नो, समटाइम मेनी अ टाइम्स हेल्प। और अगर वो एक आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है तो दे आर यू नो दे विल सपोर्ट यू लाइक एनीथिंग। और मेरे साथ में भी ऐसा हुआ कई बार, इनिशियल में कई कन्फ्लिक्ट्स भी हुए, लेकिन फिर एक बार जब उनको समझ आता है कि हमारी क्या इंटेंशन है, हमें समझ आता है उनकी क्या इंटेंशन है, और एक तरीके से वी डेवलप दैट अंडरस्टैंडिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, इट इज़ एक्चुअली गुड फॉर एवरीबडी। या आपका 100% एफर्ट होंगे, आपका खुद पे सेल्फ बिलीव होगा। मैं हमेशा 4 P's कहती हूँ, पैशन, पेशेंस, परसिवरेंस एंड पॉजिटिव आउटलुक, और 3 C's भी कहती हूँ, करेज, कंसिस्टेंसी एंड कन्विक्शन, यू नो। तो ये चीज़ें अगर आपके दिमाग में, जहन में अगर रहेंगी ना, तो आप हमेशा अपने एफर्ट्स पे फोकस करोगे, एंड विद द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑलमाइटी डेफिनेटली यू विल क्लियर। सो हाउ डू यू प्रिपेयर इन लॉकडाउन विदाउट बीइंग लेजी? सो
So the thing is that lockdown is an opportunity. So I would say that lockdown is an opportunity. एंड जो डिस्ट्रैक्शंस हमारी होती हैं कि हमें शाम को फ्रेंड्स से मिलना है या किसी की फैमिली में सोशल गैदरिंग है, किसी के यहाँ मैरिज पार्टी है, तो वो सब नहीं है आपके पास. यू हैव 24/7 विद यू. यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर. कोई कोचिंग नहीं हो रही. कोचिंग हो भी रही होगी तो ऑनलाइन कोचिंग हो रही होगी, राइट? तो सब चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं. दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्ट्रेटेजाइज, बेस्ट टाइम टू बी विद योर ओन सेल्फ. कोई अगर हॉबी आपको लगता है कि आपके मन में कुछ था कि मेरे को ये करना है कभी लाइफ में और वो नहीं कर पाए, डेवलप दैट, गिव टाइम टू दैट. माई बेस्ट विशेज टू ऑल ऑफ यू. You being the youth of our country, you are the energy, you are the source of power, you are the people who are going to take our nation forward. Be positive, stay focused, be determined in your efforts and dream and achieve. Whatever you dream, उसमें अगर आप रियलिस्टिक एफर्ट्स डालोगे, यू विल डेफिनेटली अचीव. आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपकी इच्छा शक्ति यही है जो आपको सबसे आगे लेके जाती है. और एक जो प्रोज में हमेशा मुझे ध्यान में आता है, वो हमेशा मैं अपने जहन में रखती हूँ कि तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान, देखती तुम्हें जमीन देखता है आसमान.